नमस्कार, आपको नव वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आप सभी का दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। अगले आधे घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, राज्यों की सुर्खियों और मौसम के हाल पर भी डालेंगे नजर। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। नोटबंदी पर सरकार का फैसला सही, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर। कहा, फैसला लेने की प्रक्रिया में कोई गलती नहीं। आरबीआई और केंद्र के बीच 6 महीनों तक चला था विचार विमर्श। राजौरी आतंकी हमले की एनआईए जांच, मारे गए लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपए की मदद और सरकारी नौकरी देने की घोषणा। आतंकियों की तलाश के लिए इलाके की घेराबंदी। आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा। विदेश मंत्री एस जयशंकर का वियना में बयान। कहा, एक क्षेत्र तक सीमित नहीं इसका प्रभाव। नए साल के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में तेजी, 327 अंक चढ़ा सेंसेक्स। निफ्टी 92.15 अंकों की बढ़त के साथ 18,197 अंक पर बंद। दिसंबर में मिला 15% ज्यादा जीएसटी। श्रीनगर में पारा 0 से 5 डिग्री नीचे, कड़ाके की ठंड जारी। मुगल रोड सर्दी के मौसम के लिए बंद। पंजाब, राजस्थान समेत समूचा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में। और अब खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार के 2016 में 500 और 1000 रुपए की श्रृंखला वाले नोट बंद करने के फैसले को अनुचित नहीं ठहराया जा सकता। 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि इस संबंध में फैसला भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार के बीच विचार विमर्श के बाद किया गया। अदालत ने कहा कि 8 नवंबर 2016 की अधिसूचना को अनुसूचित नहीं ठहराया जा सकता और फैसला करने की प्रक्रिया के आधार पर इसे रद्द नहीं किया जा सकता। अधिसूचना में 500 और 1000 रुपए की श्रृंखला वाले नोट बंद करने के फैसले की घोषणा की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 8 नवंबर 2016 को जारी अधिसूचना वैध और प्रक्रिया के तहत थी। हालांकि रिजर्व बैंक कानून की धारा 26(2) के तहत केंद्र के अधिकारों के मुद्दों पर न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की राय न्यायमूर्ति बीआर गवई से अलग है। शीर्ष अदालत ने केंद्र के नोटबंदी के फैसले को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 4-1 के बहुमत के साथ फैसले को सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने उनको 6 क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर दिया और उन्होंने सारे क्वेश्चंस को नोटबंदी के फेवर में डिसीजन दिया। उन्होंने कहा कि जो सेक्शन 26(2) की पावर है वो बाकायदा उसके अंदर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नोटिफाई और ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ आरबीआई, और रिकमेंडेशन आरबीआई का इस मैटर में उनके हिसाब से 4 जजेस के हिसाब से पाया गया। उन्होंने कहा कि ये जो एक्सरसाइज पावर का एक्सरसाइज हुआ है ये प्रॉपर है और कोई कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं है। इस बीच बीजेपी ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। वहीं कांग्रेस ने नोटबंदी पर फैसले को लेकर कहा कि यह निर्णय सिर्फ नोटबंदी की प्रक्रिया पर है, इसके परिणाम और प्रभाव पर नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया है, जिसमें उन्होंने 2016 के नरेंद्र मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले, जिसमें 500 और 1000 के नोट को रिसर्कुलेट किया गया था, डिमोनेटाइज किया गया था, उसकी वैधानिकता को चुनौती देने वाले सारे याचिकाओं को अस्वीकार कर दिया है। अक्टूबर 2022 यानी सिर्फ 1-1.5 महीना पहले भारत में 730 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ, वर्थ 12 लाख करोड़। Just in October, India recorded a great bumper harvest of digital transactions worth 730 crores, amounting to 12 lakh crore transaction. तो ये कैसे हुआ? ये हुआ नोटबंदी के बाद, जो डिजिटाइजेशन ऑफ डिजिटल इंडिया में कंट्री को आगे बढ़ाया गया, ये उसका कारण है। नोटबंदी के फैसले की प्रक्रिया को सही ठहराया है, फैसले पर कोई टिप्पणी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं की है। हमारी आपत्ति, इस देश की आपत्ति परिणाम पर थी
कि नोटबंदी से हुआ क्या, इस देश को क्या हासिल हुआ। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजौरी जिले में हुए आतंकवादी हमले की निंदा करते हुए घटना में मारे गए नागरिकों के परिजनों को 10 लाख रुपए की मदद और सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। एनआईए की टीम डांगरी पहुंच गई है और मामले की जांच करेगी। राजौरी जिले के डांगरी गांव में रविवार की शाम को करीब 7 बजे 2 आतंकवादी गांव के पास आए और तीनों मकानों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने के बाद भाग गए। आतंकवादियों ने एक दूसरे से करीब 50 मीटर की दूरी पर स्थित मकानों पर चलाई, जिसमें 4 नागरिकों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है और समूचे इलाके की घेराबंदी भी की गई है और आतंकियों की तलाश की जा रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक हमले में 2 आतंकवादी शामिल थे। वहीं हमले के पीड़ितों में से एक के घर के पास आज सुबह हुए आईईडी विस्फोट में 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य घायल हो गए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के डांगरी गांव में हुए आतंकी हमले में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। मनोज सिन्हा ने कहा कि अधिकारियों को घायलों का बेहतर इलाज सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। मामले की जांच चल रही है। हमने पूरे एरिया को कॉर्डन किया हुआ है। आर्मी, सीआरपीएफ, पुलिस सभी ने एरिया को कॉर्डन किया हुआ है और तलाशी अभियान जारी है। ज्यादा जानकारी तलाशी अभियान के बाद दी जाएगी। कितने लोग हो सकते हैं इसमें, अभी तक क्या जानकारी? 2 आतंकियों की जानकारी अभी मिली है, जो स्थानीय लोगों ने बताया है। आपको भरोसा देता हूं कि 1 साल तक जाएंगे, पूरे मामले की गहराई तक जाकर जितनी कठोरतम और प्रभावी कार्रवाई है वो की जाएगी। परिवारों को अपना परिवार मान करके प्रशासन जो भी करना होगा वो निश्चित रूप से होगा। दिल्ली में नए साल के दिन सड़क हादसे में एक युवती की मौत के मामले में गिरफ्तार 5 आरोपियों को अदालत ने 3 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है। राष्ट्रीय महिला आयोग पीड़िता के शव का पोस्टमार्टम कराने की मांग की है, जिससे ये पता चल सके कि कहीं उसका यौन उत्पीड़न तो नहीं किया गया था। पुलिस का कहना है कि पीड़िता के पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल बोर्ड गठित किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मामले में गिरफ्तार 5 आरोपियों के खिलाफ नई धाराएं जोड़ी जा सकती हैं। पुलिस ये सुनिश्चित करने के लिए सभी सबूत इकट्ठा करेगी कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। पुलिस के मुताबिक दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में रविवार को एक कार ने स्कूटी सवार महिला को टक्कर मार दी थी और युवती का पैर कार के एक पहिए में फंस गया था, जिससे वे वाहन के साथ कई किलोमीटर तक घिसटती चली गई। दिल्ली महिला आयोग ने इस घटना के संबंध में पुलिस को नोटिस भेजा है। जो 5 एक्यूज्ड हैं, इनकी 3 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है, जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उस इन्वेस्टिगेशन के आधार पर जो भी नए तथ्य आएंगे और जो फॉरेंसिक टीम्स और लीगल टीम्स हैं, उनके असिस्टेंट्स के बाद जो पुलिस अपना काम है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेगी और उसके बाद कोर्ट में रिपोर्ट चार्जशीट सबमिट करेगी और पूरी हमारे एफर्ट्स रहेंगे। सारी तरह के एविडेंस कलेक्ट किए जाएंगे, जो फिजिकल एविडेंस हैं, ओरल एविडेंस हैं या जो सीसीटीवी बेस्ड जो एविडेंस हैं, सारे एविडेंस के आधार पर एविडेंस कलेक्ट करने के बाद हम जो अभियुक्त हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। सुल्तानपुरी थाने के बाहर सोमवार को बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए और आरोपियों को सजा देने की मांग को लेकर यातायात जाम कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस घटना को दुर्घटना का मामला मानकर चल रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि और अपील करता हूं कि चाहे जितने भी रसूख वाले क्यों ना हों, जो दोषी हैं, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ऐसा ये तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम्स में आता है। ऐसे लोगों को तो फांसी की सजा मिलनी चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ऑस्ट्रिया की यात्रा पर हैं। आज राजधानी वियना में उन्होंने वहां के विदेश मंत्री अलेक्जेंडर शालेनबर्ग के साथ कई क्षेत्रीय और वैश्विक स्थितियों पर चर्चा की। दोनों देशों के बीच भारतीय छात्रों और पेशेवरों के लिए प्रवासन और गतिशीलता सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। मुलाकात के बाद ऑस्ट्रियाई विदेश मंत्री अलेक्जेंडर शालेनबर्ग के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि आज की मुलाकात में यूक्रेन, हिंद प्रशांत, वैश्विक, क्षेत्रीय और आतंकवाद के मुद्दे पर खुली और उत्पादक चर्चा हुई।
विदेश मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरों पर विस्तार से बातचीत हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि सीमा पार आतंकवाद के प्रभाव को एक क्षेत्र तक सीमित नहीं किया जा सकता है, खासकर तब जब वे नशीले पदार्थों और अवैध हथियारों के व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के अन्य रूपों से गहराई से जुड़े हों। Let me underline that we view Austria as a serious and consequential partner when it comes to bilateral cooperation. We have also today had open and productive discussions on a range of regional and global situations. By and large, I would say our approaches are similar, though obviously we are located in different regions and we have our particular compulsions. I appreciate the exchanges we've had both today and yesterday on Ukraine, on the Middle East, on South Asia and the Indo-Pacific. They have brought out the significant convergences in our thinking. We spoke at some length on the threats to international peace and security that is posed by terrorism, including its cross-border practices, by violent extremism, radicalization and fundamentalism. Their effects cannot be contained within a region, especially so when they are deeply connected to narcotics and illegal weapons trade and other forms of international crime. Since the epicenter is located so close to India, naturally our experiences and insights are useful to others. वहीं यूक्रेन में जारी संघर्ष पर गहरी चिंता जताते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत शांति के पक्ष में है और युद्ध की शुरुआत से ही दिल्ली की कोशिश यही रही है कि मॉस्को और कीव संवाद और कूटनीति की मेज पर लौटे, क्योंकि मतभेदों को हिंसा से नहीं सुलझाया जा सकता। दो देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में साइप्रस से पहुंचे विदेश मंत्री ने ऑस्ट्रिया में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि संघर्ष वास्तव में अत्यंत गहरी चिंता का विषय है। आप हिंसा के माध्यम से मतभेदों और मुद्दों को नहीं सुलझा सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मौकों पर रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों से बातचीत की है। शत्रुता को तत्काल समाप्त करने और संघर्ष के समाधान के लिए कूटनीति और बातचीत के रास्ते पर लौटने का आग्रह भी किया है। There is a lot, and you people know it much better because many of you have professional insights into this society. That what is it? How do we really leverage this relationship to take India forward? It's not only this relationship, but I think there is a lot that Austria has deservedly a very, very good reputation, and we certainly want to use that for our mutual benefit. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को अपने सचिवालय के कर्मचारियों से मुलाकात की और नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर कर्मचारियों को मिष्ठान भी वितरित किए गए। उपराष्ट्रपति ने कर्मचारियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए भी प्रेरित किया। और आप देख सकते हैं तस्वीरें जहां उपराष्ट्रपति तमाम कर्मचारियों से भेंट कर रहे हैं, उन्हें नववर्ष की बधाई शुभकामनाएं दे रहे हैं और साथ ही मिष्ठान वितरित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। और अब बढ़ते हैं आगे और नजर डालते हैं कुछ और प्रमुख समाचारों पर। राज्यसभा उपसभापति हरिवंश ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में 3 से 6 जनवरी तक आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल देशों के स्पीकर और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस वर्ष चर्चा कोविड-19 महामारी के संदर्भ में सांसदों के काम पर केंद्रित होगी। कोल इंडिया ने चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से दिसंबर के दौरान बिजली क्षेत्र को 43.27 करोड़ टन कोयले की आपूर्ति की है। यह सालाना आधार पर 11% अधिक है।
मजबूत मांग और नए ऑर्डर्स में उछाल से देश की विनिर्माण क्षेत्र की गतिविधियां दिसंबर में बढ़कर 13 माह के उच्च स्तर पर पहुंच गई। S&P ग्लोबल इंडिया विनिर्माण खरीद प्रबंधक सूचकांक दिसंबर में बढ़कर 57.8 पर पहुंच गया, जो नवंबर में 55.7 पर था। बांदा टर्मिनल जोधपुर सूर्यनगरी एक्सप्रेस के 11 डिब्बे राजस्थान के पाली जिले में पटरी से उतर गए। इसमें जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। देश में एक दिन में कोरोना के 173 नए मामले सामने आए हैं, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 2670 रह गई है। नेपाल के नवनियुक्त प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने 10 जनवरी को संसद में विश्वास मत हासिल करने का फैसला किया है। उन्होंने 26 दिसंबर को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा ने ब्राजील के राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। लूला डा सिल्वा ने तीसरी बार राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। ऑस्ट्रेलिया में समुद्र तट के ऊपर 2 हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए। पुलिस ने हादसे में 4 लोगों के मारे जाने और 3 के गंभीर रूप से घायल होने की पुष्टि की है। मैक्सिको में एक कारागार पर बख्तरबंद वाहनों में आए बंदूकधारियों ने हमला कर दिया, जिसमें 10 सुरक्षा कर्मियों और 4 कैदियों की मौत हो गई। फिलीपींस के कुछ हिस्सों में क्रिसमस सप्ताहांत के दौरान भारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 51 हो गई, जबकि 19 अन्य अभी भी लापता हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया एजेंसी ने यह जानकारी दी है। और आज की खबर में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए संसद टीवी के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर। बढ़ते हैं आगे और अब नजर डालते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल राजस्थान के राजभवन में नवनिर्मित संविधान पार्क का लोकार्पण करेंगी। इसके साथ ही राष्ट्रपति का राजभवन में कठौड़ी और सहरिया आदिवासी समूहों के साथ संवाद का भी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। इस वर्ष का विषय है महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार के कार्य करने की संस्कृति में परिवर्तन आया है। आज डबल इंजन सरकार में वाइब्रेंट गुजरात है और मैग्नेटिक महाराष्ट्र है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आरक्षण से जुड़े संशोधन विधेयकों को राज्यपाल की मंजूरी में देरी को लेकर गतिरोध देखने को मिला, जिसके बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड प्रबंधन के लिए गठित उच्च स्तरीय टीम 9 के सदस्यों के साथ प्रदेश की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने कोविड टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के निर्देश देते हुए प्रिकॉशन डोज लगवाने के लिए लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजघाट डिपो में 50 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई।
उन्होंने कहा कि सरकार 2023 में ऐसी 1500 बसें खरीदेगी और 2025 तक 6380 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट शहरी स्थानीय निकाय चुनाव से संबंधित अधिसूचना रद्द करने और अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के बिना चुनाव कराने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली उत्तर प्रदेश की याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने लंबित मामले के बढ़ते बोझ और भारी राशि फंसे होने के मद्देनजर केंद्र से ऋण वसूली न्यायाधिकरण की संख्या बढ़ाने पर विचार करने को कहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में घना कोहरा और शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। राजधानी में 2 दिन बाद शीतलहर के आने की संभावना व्यक्त की गई है। दिन में धूप की वजह से राजधानी को अभी ठंड से कुछ राहत है। जम्मू कश्मीर में ऐतिहासिक मुगल रोड भारी बर्फबारी के कारण इस सर्दी के मौसम के लिए बंद कर दिया गया है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग राजौरी पुंछ को कश्मीर घाटी के सोपिया जिले से जोड़ता है। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अगले 2-3 महीनों के लिए सड़क को बंद कर दिया गया है। पंजाब और हरियाणा में लोग कड़ाके की ठंड का सामना कर रहे हैं। आज कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। दोनों राज्यों और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता कम हो गई। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब के भटिंडा में न्यूनतम तापमान 0.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि हरियाणा के मंडकोला में न्यूनतम तापमान 0 से 1.3 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। वहीं चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कोहरे की वजह से यातायात भी काफी प्रभावित रहा। साल के पहले कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार में मजबूती रही। बीएसई सेंसेक्स 327 अंक की बढ़त में रहा। सेंसेक्स 327.05 अंक यानी 0.54% चढ़कर 61,167.79 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 382.05 अंक तक चढ़ गया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 92.15 अंक यानी 0.51% चढ़कर 18,197.45 अंक पर बंद हुआ। इस बीच जीएसटी संग्रह दिसंबर में 15% बढ़कर 1.49 लाख करोड़ रुपए रहा। यह विनिर्माण उत्पादन और खपत मांग बढ़ाने का संकेत है। एशिया के अन्य बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी नुकसान में रहा। यूरोप के प्रमुख बाजारों में शुरुआती कारोबार में तेजी का रुख था। अमेरिकी बाजार नुकसान में था। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड 2.94% चढ़कर 85.91 डॉलर प्रति बैरल रहा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर आगाह किया है। उसने कहा है कि इस साल 1/3 वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी में होगी और अमेरिका, यूरोपीय संघ तथा चीन में नरमी की आशंका के बीच ये 2022 के मुकाबले ज्यादा कठिन होगा। आईएमएफ प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने ये बात ऐसे समय कही जब रूस यूक्रेन युद्ध के 10 महीने बाद भी इसका समाप्त होने का कोई भी संकेत नहीं है। इसके अलावा बढ़ती मुद्रास्फीति, उच्च ब्याज दर और चीन में कोरोना वायरस संक्रमण बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वास्तव में वर्ष 2023 पिछले साल के मुकाबले कठिन होगा। इसका कारण अमेरिका, यूरोपीय संघ और चीन में नरमी की आशंका है। आईएमएफ प्रमुख ने कहा कि जिन देशों में मंदी नहीं है वहां भी करोड़ों लोगों के लिए मंदी जैसी स्थिति ही होगी। मुद्रा कोष ने पिछले साल अक्टूबर में वर्ष 2023 के लिए आर्थिक वृद्धि के अनुमान को घटाया था। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। यूक्रेन के कई इलाकों को निशाना बनाने के लिए रूस ने कई ड्रोन भेजे। यूक्रेनी अधिकारियों ने दावा किया है कि कई हमलावर ड्रोन को मार गिराया गया है। कीव में 22, बाहरी कीव क्षेत्र में 3 और पड़ोसी प्रांतों में 15 ड्रोन नष्ट किए गए हैं। राजधानी में एक बुनियादी ढांचा क्षतिग्रस्त हो गया है और शहर के एक जिले में विस्फोट भी हुआ है। बाहरी कीव क्षेत्र में भी ड्रोन हमला किया गया है, जिसमें एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और आवासीय इमारतों को निशाना बनाया गया। दक्षिणी माइकोलाइव क्षेत्र में 60 ड्रोन को मार गिराया गया और 3 अन्य को दक्षिण पूर्वी निप्राप्रोटेस क्षेत्र में मार गिराया गया था।
नीदरलैंड में राष्ट्रीय ट्यूलिप दिवस मनाया जा रहा है। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इसी की तस्वीरों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।